हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी के विषय में चर्चा करने के लिए। और आप लोगों को बता दें कि फॉर्म फिल हो रहा है। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके अपने जो तैयारी में जुट जाइए। इस बार फीस भी 1650 ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए हो चुका है। और SC ST बच्चे जो हैं जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए फीस 850 रुपये है। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके अपने तैयारी में जुट जाइए। आपको बता दें कि आज हम जो क्लास लेकर आए हैं तैयारी के लिए आप लोगों की, वो है इतिहास। इतिहास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास की तरफ। तो मध्यकालीन इतिहास तैयार करेंगे मध्यकालीन भारत का। अब इसमें देखेंगे कि इतिहास की जो क्लास हमारी है वो क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेज में हमने इतिहास का कंप्लीट कर लिया है पूरा शुरू से अंत तक। अब हम लोग बढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास की तरफ। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि जब भारत में अरब आक्रमण होते हैं तब से लेकर के जब हमारे देश में जो 1750 तक का अर्थात मराठा जो साम्राज्य होता है उसका उत्कर्ष होता है, तब तक के इतिहास को हम लोग देखेंगे। जहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास होता है शुरू होता है उसके पहले तक का पूरा हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो हम लोग बता दें आपको कि आज की जो क्लास में हम लोग देखेंगे अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के विषय में। इतने चर्चा पर चर्चा हम लोग इन्हीं टॉपिकों पर अपना करेंगे। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी लोग अगर क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों के पास भेज दीजिए, परिवार वालों के पास भी भेज दीजिए, ताकि वह लोग भी इतिहास के विषय में थोड़ा जो सामान्य जानकारी होती है उसके करके अपनी आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे रिलेटेड यदि प्रश्न आते हैं तो उसको कर सकें। और इतिहास की समझ के लिए क्लास को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर प्रेषित करें। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ और चर्चा पर चर्चा को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसी बात चलते हैं। हम लोग देखते हैं अरब आक्रमण। आपको बता दें कि अरब का जो आक्रमण होता है सर्वप्रथम देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, किसके? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम की सहायता से के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। आप लोग समझ जाइए कब हुआ था, इसको भी बता देते हैं। और अरबों ने जब हमारे देश अर्थात सिंध पर जब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो आक्रमण किया और उसमें विजय भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो अरब अरब आक्रमण कब होता है और किसके नेतृत्व में होता है? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर 712 ईस्वी में होता है और जो कि सफल भी रहता है। हम लोग जानते हैं कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन होता है। और हम लोग जानते हैं कि भारत पर जब अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो होता है देखा जाता है कि धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अरब आक्रमण जो होता है वह धन दौलत के लिए होता है और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता है। किसके नेतृत्व? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कहाँ होता है? सिंध पर होता है और 712 ईस्वी में होता है और जो कि विजय प्राप्त होती है। और उस समय शासन कौन करता था सिंध पर? शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना मोहम्मद गजनवी की तरफ और चर्चा पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि महमूद गजनवी अर्थात 932 में जब अलप्तगीन, किसने? अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, अर्थात गजनी जो साम्राज्य होता है उसकी स्थापना करता है। और देखा जाता है कि जो इसकी स्थापना करता है, इस जो शासन होता है इसका, इस साम्राज्य का, वो उसकी राजधानी बनाया जाता है गजनी को। किसे? गजनी। ठीक, गजनी को राजधानी बनाया जाता है और अलप्तगीन करता है किसके? गजनी साम्राज्य की स्थापना। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में जो देखा जाता है पीरितगीन ने शासन किया था। किसने? पीरितगीन शासन करता है। और उसके बाद शासनकाल जो इसका होता है 972 से 970 के आसपास जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया जाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसी के शासनकाल में किसके? पीरितगीन
इसी के शासनकाल में 972 से लेकर के 977 के बीच में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण जो महमूद गजनवी का अर्थात गजनी वंश के जो गजनी साम्राज्य का आक्रमण होता है वो देखा जाता है। प्रथम तुर्क आक्रमण जो होता है, पंजाब में शाही वंश का शासक होता है जो जयपाल इस समय शासन कर रहा होता है। कौन? शाही वंश जयपाल। ठीक। अलप्तगीन का जो दामाद होता है, अलप्तगीन का दामाद जो सुबुक्तगीन होता है, सुबुक्तगीन। ठीक है। 977 में गजनी का गद्दी पर बैठता है और महमूद गजनी की जो सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, गजनी महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र होता है। कौन? महमूद गजनी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, महमूद गजनी या इसी को बोल देते हैं गजनवी। ठीक। वह किसका पुत्र होता है? सुबुक्तगीन का, जिसका जन्म 1 नवंबर अर्थात मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर हम लोग देखने मिलता है 971 में होता है। ठीक। अब अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक बनता है। कहाँ? खुरासान का। महमूद गजनी खुरासान का शासक बनता है और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 पर गद्दी पर बैठता है। कब? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। अब आपको बता दें कि जो महमूद गजनवी होता है, इसको जो बगदाद का खलीफा होता है, कौन? बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाल जो है महमूद गजनवी को क्या करता है? मान्यता दे देता है और उसको यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण करवा देता है। यही दोनों उपाधियाँ। ठीक है। मुख्यतः जो हम लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, इस चीज़ को हम लोग जानते भी हैं। और महमूद गजनवी के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, जहाँ भी हम लोग जानते हैं क्या? मूर्ति को तोड़ने वाला। और महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम जो आक्रमण करता है वह 1000 ईस्वी में करता है और तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट जाता है। महमूद गजनवी ने 1001 में शाही राजा जो जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और जयपाल की पराजय हो जाती है। उसके बाद महमूद गजनवी जो है 1008 में, कब? 1008 में कहाँ करता है आक्रमण? नगरकोट के विरुद्ध हमला करता है और मूर्तिवाद के विरुद्ध जो पहली महत्वपूर्ण जीत इसकी होती है। अब महमूद गजनवी ने थानेश्वर चक्र स्वामीन की कांस्य मूर्ति को तोड़ देता है, गजनी भेज देता है। और उसके बाद देखा जाता है महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण होता है, सबसे चर्चित जो आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर अर्थात सौराष्ट्र पर जो होता है, उसके लिए इसका सबसे बड़ा प्रमुख जो इसका आक्रमण माना जाता है। हम लोग बता दें कि सोमनाथ मंदिर से लूट में करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति इसको प्राप्त होती है। और देखा जाता है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट भी लेते हैं। देखा जाता है महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण होता है 1027 में होता है। कब? 1027 ईस्वी में। और जो अंतिम आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध होता है। सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम महमूद गजनवी शासक था। महमूद गजनवी जो होता है, और 2 उपाधियाँ और कौन? यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह धारण करता है। महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन हुआ करते थे, इसीलिए तो वह सभी चीज़ें जानकारी जो होती है प्रदान कर देता था। अब महमूद गजनवी की जो मृत्यु होती है वो देखा जाता है जानकारी के अनुसार 1030 ईस्वी में होती है। और अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते थे आपको बता देते हैं। अलबरूनी हो जाता है, उतबी हो जाता है, अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फरूखी। कौन? फरूखी। ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को जानकारी मुख्य रूप से हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ। आपको बता दें मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी जो होता है महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य होता है। क्या? गौर जो होता है, हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी
का जो होता है शासक होता है। ठीक है, यहाँ पास किसका, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का, कब, 1173 ईस्वी में। अब इसने भारत पर जब पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में करता है, और देखा जाता है कि मुल्तान के विरुद्ध इसका पहला आक्रमण होता है, हमारे जो मुल्तान होता है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो होता है 1178 में होता है, 1178, पहले 1175 फिर 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ करता है, गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक जो भीम सेकंड होता है गौरी को पूरी तरह से पराजित कर दिया, अर्थात गौरी यहाँ से पराजित हो जाता है। कौन करता है, भीम सेकंड पराजित करता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो लड़ा गया प्रमुख युद्ध होता है, देखते हैं तो जिसे देखा जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध, कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, वह 1191 में किसके मध्य होता है, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। किसके, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है, और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय हो जाती है। दूसरा जैसे देखा जाए तराइन का द्वितीय युद्ध तो 1192 में होता है, और इसमें भी देखा जाता है कि गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान ही युद्ध करते हैं और गौरी विजयी हो जाता है। इस बार कौन विजयी होता है, गौरी विजयी होता है। तृतीय तराइन का युद्ध देखा जाए तो 1194 में होता है, और इसमें भी गौरी एवं जयचंद के मध्य युद्ध होता है। किसके मध्य, गौरी एवं जयचंद, जयचंद के मध्य होता है। इसमें भी गौरी की विजय हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंप करके कहाँ चला जाता है, गजनी वापस लौट जाता है। और देखा जाता है मोहम्मद गौरी की जो हत्या होती है वो 15 मार्च 1206 को कर दिया जाता है। आप लोगों को फिर से बताते हैं, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो प्रमुख लड़ाई थी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वी जीत जाते हैं। फिर द्वितीय में 1192 में दोनों के मध्य ही होता है और इस बार गौरी जीतता है। और तीसरी जो होता है 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में, इसमें गौरी की विजय होती है। इसकी मृत्यु जो अर्थात इसको जो हत्या होती है वह 15 मार्च 1206 को हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, गुलाम वंश को, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है और वह गौरी का गुलाम होता है, अर्थात जो अभी हम लोगों ने देखा गौरी जिसको शासन वह देता है संभालने के लिए भारत का, तो वह क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है, क्या, बंदगा कहा जाता है, तथा इनके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून अर्थात 24 जून 1206 को करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था, किसे, लाहौर को बनाया था राजधानी। और देखा जाता है कुतुबुद्दीन ने कुतुब जो मीनार होती है उसकी नींव कब मतलब कि रखता है, कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार की नींव कौन रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही रखता है। अब इसके बाद देखा जाता है हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, तो इल्तुतमिश को देखते हैं। किसको, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसके विषय में देखने जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है और सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करवाए जाते हैं, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल मिला करके। उसके बाद इक्ता प्रणाली शुरू किया जाता है, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जाता है जिसे तुर्कान चिहाल गामी कहा जाता है, क्या, तुर्कान ए चिहाल गामी बोला जाता था। और बता दें आप लोगों को कि नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन करता है, इल्तुतमिश ही करता है। अब हम लोग आगे जैसे बढ़े वो बता दें, दिल्ली का कुव्वत उल इस्माल दुव्वल, जैसे हम लोग जानते हैं दिल्ली का जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद होती है एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी ऐबक करवाता है, जो ऐबक था। ठीक है, ऐबक। फिर इसके बाद देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्या, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला किसको बोला जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त करने वाला होता है ऐबक का सहायक सेना नायक जो बख्तियार खिलजी ही होता है। ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1200 हम लोग देखते हैं 10 में इसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1210 में हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऐबक का उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है, आराम शाह होता है और सिर्फ 8 महीनों तक का शासन करता है। कितने से, 8 महीनों तक शासन करता है।
जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ही क्या करता है, आराम शाह की हत्या करता है और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो होता है तुर्कान का इलबरी तुर्क होता है। क्या इलबरी तुर्क होता है? इलबरी तुर्क जाति का होता है, जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। आपको बता दें कि जो गुलामों का गुलाम था कौन था? इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश का जो पहला शासक था वह जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की स्वीकृति वैधानिक रूप से प्राप्त की थी। कौन? इल्तुतमिश ही था जो बगदाद से सर्वप्रथम सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की जो मृत्यु होती है 1236 में हम लोग हो जाती है अप्रैल में। इसके बाद फिर चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। हम लोग देखते हैं ये सब चीज़ें भी। अब आपको बता दें कि जो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर के और तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठाते हैं इसके बाद, ठीक है। और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला जो बनती है वह सुल्तान होती है, रजिया बेगम, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, पहली होती है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा अर्थात काबा, कुलाह, टोपी पहनना शुरू कर दिया। क्या? चोगा और उसके बाद कुलाह पहनना शुरू कर दिया था और दरबार में खुले मुंह जाया करती। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखोर अर्थात घोड़े का सरदार नियुक्त किया था, जिससे इसका विवाह बाद में हो जाता है। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ होती है जो याकूत का जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल रहती है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को होती है। तब कब? 13 अक्टूबर 1240 को हो जाती है। हम लोगों को देखने को यही मिलता है। अब बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जब यह शासन प्रशासन का डोर संभालता है और बहराम साहब को जो 1242 में हम लोग देखने को मिलता है कि हत्या की जाती है। अब देखा जाए तो बलवन जो होता है इसके बाद षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा देता है। कब? 1246 में। 1246 में। अब आप लोगों को बता दें बलबन का नाम, बलबन का जो वास्तविक नाम होता है वो क्या होता है? बहाउद्दीन होता है, बहाउद्दीन। और जानते हैं तो इसका गुलाम होता है। तुर्कान चहलगामी का विनाश करने वाला बलबन ही होता है। बलबन 1266 तक गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठता है। किसके? गियासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में कहाँ बैठता है? दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। राज दरबार में सिजदा एवं पैगोश, क्या? सिजदा और पैगोश की जो प्रथा होती है ये बलबन शुरुआत करता है। बलबन ने फारसी रीत पर नवरोज उत्सव को मनाने का प्रारंभ कर देता है। किसको? नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव को मनाने का प्रारंभ करता है। और देखा जाता है कि जो बलबन होता है, बलबन वह अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है। और नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। अब बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध उर्दू कवि अमीर खुसरो, कौन? हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो, और देखा जाता है अमीर खुसरो का अमीर हसन, हसन जो कि रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? शमसुद्दीन कैमुकर्स। कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स, ठीक। ये किसका होता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं अपना जो कि खिलजी वंश की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश का स्थापना होती है और इसकी जो खिलजी वंश की स्थापना होती है किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। और खिलजी वंश की स्थापना कब करता है? 13 जून 1290 को, ठीक है। 13 जून 1290 को करता है। अब इसने किले खरी को राजधानी बनाया था। किसको? किलो खरी को राजधानी बनाता है। और राजधानी जलालुद्दीन की जो देखा जाता है, जलालुद्दीन जो फिरोज है इसकी मृत्यु 1296 में होती है, जिसकी हत्या के माध्यम से होती है। उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में इसकी जो है हत्या करता है। अब आपको बता दें कि जो 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अपने जो इनका भतीजा जो होता है किसका? जलालुद्दीन, वह कौन? अलाउद्दीन होता है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली,
बचपन का नाम अली था और तथा गुरसास्प था, गुरसास्प, ठीक है, गुरसास्प। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। क्या? नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखता है। आपको बता दें कि जो अलाउद्दीन वो घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करता है और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत करता है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके 1/2 कर देता है। क्या? 1/2 कर देता है। इसमें खम्स लूट का धन जो होता है सुल्तान का हिस्सा 1/4 कर देता है, कि मतलब 1/4 जो होती है उसका 1/3 कर देता है। ठीक है, 1/4 से हटा करके 1/3 कर देता है, सॉरी 3/4 कर देता है, सॉरी 3/4 कर देता है। ठीक है, 1/4 से हटा करके। आपको बता दें कि इसने व्यापारियों को बेईमानी रोकने के लिए तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेता था। अब मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू करता है ये अपने शासनकाल में। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन मलिक काफूर को नियुक्त करता है। फिर उसका देखा जाता है जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाता है खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जमायत खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण करवाता है। फिर अलाई दरवाजा जो होता है इसकी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवान रियासत नियुक्त करता है। उसके बाद अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीन नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी जो होती थी इसके यहाँ देखा जाता था। सहना ए मंडी को यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। फिर सराह ए अदल होता था, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीप, फिर उसका देखा जाता दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं जो होती वो बिकती थी। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक नीति व्यापक जानकारी जो होती है हम लोगों को जियाउद्दीन जो बरनी होता है, जियाउद्दीन बरनी की जो कृति होती है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक, तारीख ए फिरोज शाही से हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो का और रिहला इब्न बतूता एवं फतूह सलातीन इसामी की कृति होती है। हम लोग बता दें आपको जो की जानकारी दे दें, खजाइनुल फतूह, ठीक, ये हो जाए अमीर खुसरो की रचना हो जाती है और रिहला इब्न बतूता की हो जाती है, इब्न बतूता। और जो हम लोग देखते हैं कि फतूह अस्सलातीन, फतूह अस्सलातीन ये किसकी हो जाती है? इसामी की रचना हो जाती है उस समय की प्रमुख रचनाओं में। और देखा जाए मूल्य यंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी का नियुक्ति किया जाता है और खालसा भूमि में बदल दिया जाता था। जो भूमि को वापस लेकर के सर्वप्रथम देखा जाता है अलाउद्दीन के अंतर्गत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले जो नवीन कर थे हम लोग जानते हैं क्या था, एक चराई कर था। ठीक, चराई कर जो होता दुधारू पशु पर लगाया जाता था और गढ़ी कर जो होता घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों का 6 बार आक्रमण होता है। 1297 से लेकर के 1306 तक, 1306 ईस्वी तक क्या होता है? 6 बार आक्रमण होता है। किनका? मंगोलों का। अब हम आपको बता दें कि प्रथम आक्रमण जब होता है 1297 में होता है और कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण जो होता है 1298 में होता है, ठीक, 1298 में सल्दी के नेतृत्व में होता है। तीसरा आक्रमण जो होता है 1299 में होता है और इसमें कुतलुज खां के नेतृत्व में होता है। और चौथा आक्रमण जो होता है 1303 में होता है और इसका में तारगी के नेतृत्व में होता है, तारगी। ठीक, और बता दें जो हम लोग देखते 5वां आक्रमण होता है वह 1305 में होता है और यह अली बेग के नेतृत्व में होता है। और तारताक के नेतृत्व में अर्थात 1306 में जो कबल एवं कलाबंद के नेतृत्व में हम लोगों को देखने को मिलता है। जो हमारा 1305 में होता है वो 2 लोगों के मध्य होता है अर्थात अली बेग और तारताक के नेतृत्व में होता है। और छठवां जो होता है उसमें भी कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में होता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हम लोग देखते हैं जानकारी के अनुसार वह 5 जनवरी 1316 को हम लोग को देखने को मिलती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और यह जो होता है बहुत ही स्त्रियोचित व्यवहार किया करता था और विलासितापूर्ण जीवन जीने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। और मुबारक खिलजी इसके बाद कभी कोई दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाया करता था। इसके बाद बता दें मुबारक खां जो होता है, मुबारक खां
सर्वप्रथम क्या करता है, खलीफा की उपाधि धारण करता है। किसकी? खलीफा की उपाधि धारण करता है। और मुबारक के वजीर खुसरो खान ने क्या करता है, 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर देता है और दिल्ली पर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। अब बता दें तुगलक वंश को बताते हैं हम लोग। तुगलक वंश के विषय में बात करें तो 1320 से 1398 तक 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 को क्या बनता है कि दिल्ली के पर गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद देखा जाता है कि इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। और इसके बाद देखा जाए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना भी करता है। कौन? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो होता है। और बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान के दौरान लौटते समय जूना खां जो द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में हो जाती है। ठीक है, जौना खां जिसके नाम पर ही क्या पड़ता है, जौनपुर शहर का नाम जो पड़ता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। आपको बता दें गयासुद्दीन के मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित होता है और विद्वान होता है। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखने के कारण बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिशासु भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करता है। किसके? अमीर ए कोही नामक। उसके बाद इसका देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से स्थानांतरित करके दौलताबाद रख दिया था और इसका नाम दौलताबाद रखा था। बता दें दिल्ली से कहाँ ले जाता है, देवगिरी ले जाता है। इसका स्थानित करने के बाद दौलताबाद नाम रख देता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, तांबा और उसके बाद कांसा से मिला करके देखा जाता है। इसके बाद अफ्रीकी जो यात्री इब्न बतूता हो लगभग 1333 में भारत आता है। कब? 1333 में, इसी के शासनकाल में। और देखा जाता है कि इब्न बतूता की जो रचना होती है वो क्या होती है, रहला होती है। और हम बता दें आप लोगों को मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासूरी नामक जैसे जैन साधु के साथ अपना विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जिनके साथ जिन प्रभु सूरी जो कौन होते हैं, जैन साधु होते हैं। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो जाती है। कब? 1351 में। अब हम लोग देखते हैं आगे जब बढ़ते हैं तो जो हरिहर एवं बुक्का, कौन? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करता है। किसकी? बहमनी राज्य की। कौन? बहमन शाह बहमनी राज्य की स्थापना करता है। अब आपको बता दें कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया और जकात को लागू करता है। 24 हटा करके कितने लगाता है? खराज, अर्थात खराज को क्या बोलता थे? लगान बोला जाता था। ठीक, लगान हो जाता था। और जजिया जो हो जाता था जो एवं जकात वसूल करने पर लोक लगा देता था। और इन्हीं को लगाया था। और खुम्स जो लूट का धन होता था उस पर, जजिया जो होता था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। फिर इसके बाद देखा जाए कि फिरोज शाह ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10% होता था, 1/10वां भाग। अब बता दें फिरोज ने तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। और आपको बता दें कि जो इस समय हम लोग देखते हैं सुल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो होती है फिरोज तुगलक के समय में ही हम लोगों को देखने मिलती है, जो कि 1,80,000 होती है। आपको बता दें कि दीवान बंदगान नाम के एक नए विभाग की स्थापना की गई थी दासों को देखभाल के लिए। इसने अपनी आत्मकथा फतूह ए फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक, और जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। अब आपको बता दें कि जो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाता है। उसके बाद तैमूर लंग ने, कौन? तैमूर लंग नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक सर्कस जो पूर्व अधिपति होता है वो क्या करता है, हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सैयद वंश की तरफ। आपको बता दें सैयद वंश के विषय में तो इसकी स्थापना कौन करता है, सैयद वंश की खिज्र खां करता है। खिज्र खां इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और रैयत ए आला की उपाधि भी धारण
नहीं सॉरी, जो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां होते हैं, सुल्तान की उपाधि ना धारण करके रैयत ए आला की उपाधि धारण करते हैं। खिज्र खां तैमुल्लंग का सेनापति होता है और खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दिलापुर का शासक नियुक्त करता है तैमुल्लंग। उसके बाद देखा जाए, खिज्र खां नियमित रूप से तैमुल्लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजने के प्राप्त करने के लिए भेजता है। खिज्र खां की मृत्यु जो देखा जाता है वह 20 मई 1421 को हो जाती है। आपको बता दें, खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह की उपाधि धारण करता है। अब बता दें कि जो मुबारक शाह होता है, मुबारकाबाद की स्थापना करता है। कौन? मुबारक शाह मुबारकाबाद की स्थापना करता है। और सैयद वंश का अंतिम जो सुल्तान होता है अलाउद्दीन आलम शाह होता है। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। अब बता दें, सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं लोधी वंश की तरफ। लोधी वंश की में बात करें तो इसका संस्थापक जो होते हैं बहलोल लोधी होता है। बहलोल लोधी, ठीक, बहलोल लोधी होता है। और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के को प्रचलन कराया। मकसद ए अली कहकर इसको पुकारा जाता था इनके सरदारों को। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1504 को सिकंदर लोधी आगरा शहर की स्थापना करता है। और बता दें कि जब भूमि के लिए माप का प्रमाणिक पैमाना जो होता है गजे सिकंदरी का प्रचलन कौन कराता है? सिकंदर लोधी कराता है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही होता है। कौन? गुलरुखी। अब सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाता है और देखा जाता है कि ताजिया निकालने या मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। 21 अप्रैल देखा जाता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध होता है, ठीक। और इब्राहिम लोधी क्या होता है? बाबर से हार जाता है और वह युद्ध में मारा जाता है। कौन? इब्राहिम लोधी। अब इसके बाद बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी के द्वारा मिलता है। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। और मोहम्मद मोट की जो मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा ही करवाया जाता है। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के विषय में देखा जाए तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। उसके बाद मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश बुरा भाग करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग देखा जाए तो वजीर प्रधानमंत्री होता था। राजस्व का प्रमुख मुशीर ए मुलालिक महालेखाकार, प्रांतीय एवं अन्य विभागों से आय प्राप्त, आय व्यय, लेखा जोखा, मजूम आदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, खजीन कोषाध्यक्ष, आरिज ए मुमालिक, दीवान अर्ज तथा सैन्य विभाग देखता था। उसके बाद देखा जाए तो देखा जाता है सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग होता था। काजी उल कलजात सुल्तान के न्याय एवं सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुवालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का जो देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग का अधिकारी। फिर दीवान ए बंदगान दास विभाग होता था। और उसके बाद दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग होती थी। आपको बता दें, राजस्व कर व्यवस्था में उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला कर होता था भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया कर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर, खम्स लूट में धन का 1/5 भाग वहाँ होता था। और जो शेष संपत्ति होती है 4/भाग सैनिकों को दे दिया जाता था। और बता दें आप लोगों को अच्छी से जो जानकारी यहाँ आगे आपको बता दें कि जो सुल्तान की स्थायी सेना होती थी उसे खास खेल नाम दिया गया था। इसी में देखा जाए तो जो 10 अश्वारोही होती थी तो उसे सर ए खेल कहा जाता था। 10 सर ए खेल को एक सिपह सालार कहा जाता था। 10 सिपह सालार को एक अमीर, और 10 अमीर को एक मलिक, और 10 मलिक को एक खान की उपाधि दिया जाता था।
विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का करते हैं, दोनों भाइयों के द्वारा। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करते हैं हरिहर बुक्का। ठीक, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो होती है हम्पी होती है। क्या? हम्पी। और बता दें जो राजभाषा तेलुगु होती है। हरिहर बुक्का पहले वारंगल के कातकी शासक प्रताप रुद्रमेन के सामंत हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश एवं अराविडु वंश का जो है शासन प्रशासन होता है। उसके बाद बता दें बुक्का एक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और हरिहर सेकंड जो होता है वह संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद बता दें आप लोगों को जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है वह कौन? देवराज द्वितीय होता है। देवराज द्वितीय होता है। इसे इमाड देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज सेकंड के शासनकाल में भारत आता है, अर्थात विजयनगर आता है। और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराज सेकंड के दरबार में रहते हैं। आपको संगम वंश के प्रमुख शासक को बता दें। हरिहर बुक्का जो होते हैं 1336 1356 तक, और उसके बाद बुक्का प्रथम जो होता है 1356 से 1370 तक। हरिहर द्वितीय जो होता है 1377 से 1404 ईस्वी। देवराज फर्स्ट 1406 से 1422 तक। देवराज सेकंड 1422 से 1446 तक। और मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। और विरूपाक्ष सेकंड जो होते हैं 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन प्रशासन का कार्य करते हैं। आपको बता देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे, निकोलो कोंटी इटली के 1420 ईस्वी में देवराज फर्स्ट के समय, अब्दुल रज्जाक फारस से 1442 में देवराज सेकंड के समय, नूनिज पुर्तगाल से 1535 में अच्युत राय के समय, डोमिंग पायस पुर्तगाल 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में, और बारबाबोसा जो होता है पुर्तगाल से 1516 ईस्वी के आसपास कृष्णदेव राय के राज दरबार में आता है। इस समय जो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो क्या था? लगान था। और भोज राजस्व की दर का 1/6 भाग लिया जाता था। और विवाह कर, वधु कर दोनों लिया जाता था। उसके बाद उम्बली उम्बली जो होता था ग्राम विशेष से सेवाओं के बदले लिया जाता था। भूमि कर की धारणा थी। और रक्त कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कुट्टगी। कुट्टगी जो होती थी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े राजस्व स्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे उनसे पट्टे पर भूमि देती थी, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। कूदी क्या होता था? कृषक मजदूर जो भूमि में क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित किए जाते थे वही कूदी कहलाते थे। आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के दक्षिण भारत में आकर बसे लोग होते थे उनको बड़वा कहा जाता था। और विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय पर वेश्वग कहा जाता था। क्या? वेश्वग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। और आजीविका को भूमि देने के लिए वेतन दिया जाता था इनको। ठीक है। अब विजयनगर में मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा होड़ थी। क्या? विजयनगर की क्या थी? पेगोडा। और जो बहमनी राज्य की थी क्या थी? होड़। ठीक, ये मुद्रा हुआ करती थी। बहमनी राज्य के विषय में चर्चा करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने? हसन गंगू शासन करता है। उसके बाद देखा जाता है कि इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। राजभाषा मराठी थी। अपने राज्य के साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार एवं बीदर। किसमें? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में ये राज्य को 4 प्रांतों में बांटता है। इसकी मृत्यु जो होती है हम लोग देखते हैं 11 फरवरी 1358 को जाती है। 11 फरवरी 1358 को हो जाती है। अब बताएं आप लोगों को, अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बनता है और यह पहले बारूद का प्रयोग करने वाला हो जाता है। जो पहले बारूद का प्रयोग करता है सबसे पहले इसके काल में ही। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना करता है ताज उद्दीन फिरोज ने ही की थी। अब बता दें आप लोगों को बहमनी वंश के प्रमुख जो शासक हैं, जैसे देखा जाए मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 1397 ईस्वी, ताज उद्दीन फिरोज 1357 से 1442 ईस्वी 1422 ईस्वी। फिर इसका शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 तक, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 1458 ईस्वी, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 1482 ईस्वी तक शासन प्रशासन का कार्य करते हैं।
आपको बता दें कि जो बहमनी वंश का अंतिम शासक था कौन था? कलीमुल्लाह था। कौन? कलीमुल्लाह। और इनके बाद जो 5 स्वतंत्र राज्य बनते हैं इसकी मृत्यु के बाद, उनको देखते हैं तो जो बीजापुर होता है, आदिल शाही वंश इसमें होता है, यूसुफ आदिल शाह संस्थापक 1489 ईस्वी में। उसके बाद अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद होता है 1490 में। बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही कुकीत कुतुब शाह के द्वारा 1512 में। बीदर की बरीद शाही अमीर अली बरीद के द्वारा 1526 में इसकी स्थापना किया जाता है। आपको और बता दें कि जो इस समय हम लोगों को देखने को मिलता है, जो जैसे जो 8 मंत्री होते हैं उनको नियुक्ति होती है, तो उनके देख लें। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायक के समान। वकील ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। उसके बाद देखा जाता तो वजीर अमीर ए जुमला अर्थ विभाग। वजीर ए अशरफ विदेश नीति दरबार संबंधी नीति। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित। पेशवा वकील। और उसके बाद ए सल्तनत का सहायक होता था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस होता था। सद्रे जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की बात किया जाए तो सबसे पहले जौनपुर की बात करते हैं। किसकी? जौनपुर की। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी? जौना खां की याद में। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की जाती है। अब ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्व पूर्व का जो स्वामी होता है उसकी उपाधि से दिया जाता था। 1394 ईस्वी में फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी क्या इसको उपाधि। अब बता दें जौनपुर के अन्य जो प्रमुख शासक थे उसमें मुबारक शाह हो जाता है। मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, उसके बाद महमूद शाह और हुसैन शाह। कौन कौन? मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। अब बता दें लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया और सरकी शासन के अंतर्गत विशेष इब्राहिम शाह के समय में ही जो साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होता है। अब भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जौनपुर को। जौनपुर को किसके नाम से जाना जाता है? भारत के सिराज के नाम से। अब आपको बता दें अटाला देवी जो मस्जिद है वह कहाँ, उसका निर्माण 1408 ईस्वी में ही सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि अटाला देवी का निर्माण जो होता है कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके किया जाता है। ठीक है, अटाला मस्जिद का। अब बता दें आप लोगों का कि जो झांझरी मस्जिद है 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा ही लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। अब बता दें आप लोगों को कश्मीर के जो शासक हैं उसके विषय में। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और 1339 से लेकर के 1340 के ईस्वी में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया जाता है। अब बता दें कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो होता है शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट को स्थापित किया था। आपको बता दें कि जो जैन उल आबदीन होता है फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता होता है। कौन? जैन उल आबदीन। अब इन जैनुल आबदीन जो होता है महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करता है। 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? अकबर, 1588 में। अब हम लोग बढ़ते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल बताएं तो इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल के दिल्ली में मिला लेता है और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के 3 विभागों में विभाजित कर देता। किसमें? लखनौती अर्थात उत्तर बंगाल, सोनार गांव अर्थात पूर्वी बंगाल तथा सतनाव गांव दक्षिणी बंगाल के रूप में कर देता है। किसके किसके? लखनौती उत्तर बंगाल, सोनार गांव पूर्वी बंगाल और सतगांव क्या? दक्षिणी बंगाल के रूप में कर देता है। आपको बताएं 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त करके शमसुद्दीन इलियास के शाह के नाम से बंगाल का शासक बन जाता है। अब आपको बताएं कि जो मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना किया और गुण राज खान की उपाधि धारण करता है। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी ना। क्या क्या हुआ था? मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर देते हैं और उसके बाद गुणराज खान की उपाधि धारण करते हैं और इनके जो बेटे होते हैं वो सत्यराज खान की उपाधि धारण करते हैं। नासिरुद्दीन नुसरत ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदरस रसूल मस्जिद का निर्माण कराते हैं जो बंगाल में एक गौड़ स्थान है वहाँ पास। अब मालवा पर चलते हैं हम लोग।
मालवा की बात किया जाए तो दिलावर खां ने 1401 में जो मालवा स्वतंत्र घोषित होता है, दिलावर खां का पुत्र अलप खां और हुसंग शाह की उपाधि धारण करता है। कौन? अलप खां। 1405 में मालवा का शासक बन जाता है और इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थापित कर लेता है। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने ही करवा था। इन किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। अब बता दें बाज बहादुर रूपमती का महल का निर्माण और सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया जाता है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल जो होता है उसका निर्माण कौन? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया जाता है। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था और कुश्क महल को खिलजी ने फतेहाबाद में करवाया था। अब गुजरात चलते हैं। गुजरात के विषय में चर्चा किया जाए तो शासक राजा कर्ण होता है। कौन? राजा कर्ण होता है और राजा कर्ण को जो पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है किसी गुजरात को। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनता। कब? 1407 को। कौन बनता है? सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके कौन? जफर खां बनता है। गुजरात के प्रमुख शासक देखा जाए तो अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और उसके बाद बहादुर शाह। कौन कौन? अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह होते हैं। अब आपको बता दें कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होता है? महमूद बेगड़ा होता है। 1572 में अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कब? 1572 में। अभी एक था जिसको 1588 में मिलाया गया था, अब इसको किस में मिलाता है? 1572 में मिलाता है। अब बस बात करते हैं हम लोग मेवाड़ की। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुलहौती राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ में दिल्ली को सुल्तान मिला लेता है। खानवा का युद्ध जो होता है हम लोग देखते हैं कि 1527 में, खानवा का युद्ध 1527 में हम लोग देखते हैं राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ करता था जिसमें बाबर की विजय हो जाती है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें राणा प्रताप और अकबर, ठीक है, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था जिसमें अकबर विजयी होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ होती है और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कौन? जहांगीर ने। अब हम लोग बढ़ते हैं खानदेश की तरफ। खानदेश की बात करें तो तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने, कौन? मलिक अहमद राजा फारूकी नर्मदा एवं ताप्ती की नदियों के बीच में 1382 में खानदेश की स्थापना करते हैं। कब? 1382 में। खानदेश की राजधानी जो होती है बुरहानपुर होती है। इसका सैनिक मुख्यालय जो होता है असीरगढ़ होता है। 1601 में अकबर खानदेश को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो आपको बता दें कि आज की जो हमारी क्लास थी यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एंट्रेंस के लिए वह समाप्त होती है। इसमें हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की जो प्रथम क्लास थी उसको पढ़ा और इतिहास की जो तृतीय क्लास थी वो हम लोगों ने देखा। अरब आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो थे उन सभी के विषय में चर्चा हम लोगों ने किया और मुख्य जो बातें थी उसको जाना। अब हम लोग बता दें आप लोगों को कि जो आपकी क्लास है वो जल्द से जल्द सब लोग मिलती जाएंगी। और उसके बाद फिर सबसे पहले आप लोग जो भी कमेंट हुआ करे गलतियां या तो नहीं समझ में आता उसको कर दिया करिए ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा करके बताया जा सके और आपकी तैयारी में धार लाया जा सके। आप लोगों को बता दें कि जल्द से जल्द मैं जो हिंदी पढ़ा दिया हूँ, हिंदी का 50 क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग एक बार टेस्ट दीजिए और देखिए कि आप लोगों ने जो हिंदी पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड जो पढ़ा है वो आप लोग कर ले जा रहे हैं या नहीं, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से अपने धीरे धीरे सभी टॉपिकों को जल्द से जल्द क्लियर करते चले जाएंगे। आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया करिए। अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सहयोगियों तक, घर परिवार में जरूर भेजा करिए ताकि इतिहास की जो समझ है वह धीरे धीरे अच्छे तरीके से होती जाए। और आप लोग क्लास के देखने के बाद कमेंट जरूर किया करिए ताकि, और लाइक भी, शेयर भी किया करिए। आप लोग बता दें कि मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा करके और जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसको भी आप लोग अच्छे से देख लिया करिए और उसका लिंक भी मेरे इस जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं वचनों के साथ में जय हिंद दोस्तों।